नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से पाठ 25 में बंटी का सफ़र, इस पाठ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ तो सफ़र की बात हो रही है। तो सफ़र का अर्थ क्या है बच्चों? घूमने जाना, है ना। तो जब आप कभी कहीं घूमने जाते हैं तो क्या क्या तैयारियां करते हैं? क्या आप थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं तो उस समय कौन सी तैयारी करते हैं, या आपको कभी 2-3 दिनों के लिए, ज़्यादा समय के लिए कहीं जाना पड़े तब कौन सी तैयारियां करते हैं? कुछ बता सकते हैं आप? बताइए बताइए। और जब आप घूमने जाते हैं, जब आप सफ़र में जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी लोग बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। तो हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारी सावधानियों का भी ध्यान रखते हैं। तो आज के इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि बंटी कहाँ जा रहा है और वो क्या क्या कर रहा है। साथ ही हम आज यह भी जानेंगे कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चलते हैं बंटी के सफ़र पर। बंटी सफ़र करने जा रहा है। देखिए, सीमा और बंटी अपने माता पिता के साथ बड़ा दिन की छुट्टियों में रांची जाने वाले हैं और उनका घर दानापुर है, जो पटना के निकट गंगा नदी की धारा के 2 भागों में बट जाने से उभरे दियारे की ज़मीन पर बसा है। सीमा ने माँ को सामान बांधने में मदद किया तो बंटी ने पिताजी के साथ रास्ते का नाश्ता बनाया। देखिए, माँ के साथ वो दोनों बच्चे मदद कर रहे हैं, माँ और पिताजी का। तो सामान जब उसने बांधा होगा तो क्या क्या रखा होगा सामान में? जब आप भी कहीं जाने की तैयारी करते हैं तो कितने खुश होते हैं, मुझे ये भी ले जाना है, वो भी ले जाना है, मैं ये ले जाऊंगा, मैं ये ले जाऊंगा। आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर आपको सामान भारी लगने लगता है तो आपको लगता है कि नहीं, इसमें से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं लेकर चलूं। फिर आप क्या करते हैं? उसको एक एक करके छांटने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक सूची बना लेते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। उन ज़रूरी चीज़ों की सूची बनाते हैं जो सफ़र में, यानी कि घूमने जाने के समय कहीं बाहर रुकना पड़े तो उस समय उन सभी सामानों की ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है। तो वो उन सारी चीज़ों की सूची बनाते हैं कि मुझे ये सारे सामान ले जाने ज़रूरी है। तो चलने के पहले पिताजी ने पूछा, क्या सारा ज़रूरी सामान रख लिया गया है? तो माँ ने कहा, हाँ, कपड़े लत्ते, खाना पानी, दवाइयाँ, रुपए पैसे, फ़ोटो पहचान पत्र, ब्रीफकेस एवं बैग की ताला चाबी आदि हम लोगों ने रख ली है। तो बच्चों देखिए, यहाँ सारे ज़रूरी सामान के साथ साथ पहचान पत्र, किसी भी सफ़र में आपको पहचान पत्र भी ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो सीमा ने कहा, जितना भी सामान हम लोग ले जा रहे हैं उसकी मैंने एक सूची भी बना ली है। देखिए, तो सीमा तो बड़ी समझदार है, उसने सारे सामानों की सूची बना ली है कि कौन कौन से सामान हम लोग लेकर जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद देखिए कि क्या हुआ। सीमा, बंटी और उसके माता पिता अपने अपने सामान लेकर नदी की घाट तक आए।
वहाँ से नाव के द्वारा नदी पार कर दानापुर पहुँचे। बस पड़ाव से टेम्पो के द्वारा पटना जंक्शन रवाना हुए। देखिए बच्चों, पहले उसने नदी पार किया है ना, नाव से। बंटी ने कहा पटना की सड़कों पर आदमी से ज़्यादा रिक्शा, टेम्पो, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप, कार आदि की भीड़ है। सीमा बोली कि गाड़ियों के शोर एवं धुएं से मेरा जी घबराने लगा। तो सबसे पहले बंटी और उसके माता पिता ने कौन से वाहन की सवारी की बच्चों? हाँ, नाव की सवारी। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम लोग नाव की सवारी करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप किस नाव की सवारी कर रहे हैं, क्या उस नाव का पंजीकरण हुआ है, यानी कि रजिस्टर्ड नंबर उसको मिला है, और जो नाव चलाने वाला है क्या वो प्रशिक्षित नाविक है, क्या उसे नाव चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त है। और आप यह भी देख लीजिए बच्चों कि नाव में जीवन रक्षक चीज़ें, यानी कि एक लाइफ बॉय होता है, एक बर्तन होता है कि अगर कभी नाव में पानी भरने लगे तो उससे आप पानी को बाहर फेंक सकें, और एक रस्सी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप यह देखिए बच्चों कि नाव पर बहुत ज़्यादा लोग ना सवार हों, क्योंकि इससे नाव पलटने का खतरा होता है। और आप कैसे समझेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग हैं? बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि नाव पर एक सफ़ेद या पीली पट्टी बाहर की तरफ बनी रहती है, और अगर वो पट्टी पानी में डूब रही है तो इसका मतलब कि नाव पर लदान क्षमता से ज़्यादा लोग सवार हो चुके हैं। तो वैसे नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। जिस नाव का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और अगर टूटी फूटी नाव है तो वैसे नाव की भी सवारी नहीं करनी चाहिए। बच्चों इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो नाव यात्रा करते समय आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। नाव की यात्रा में आप यह भी देख लें बच्चों कि जिस नाव पर आप सवार हो रहे हैं उस पर जानवर ना ढोए जा रहे हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी सपेरे या गाय भैंस या वैसे लोग अपने जीव जंतुओं को साथ लेकर चलते हैं। तो अगर नाव बीच पानी में है और ये जीव जंतु बिदक जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या फिर कोई उन्हें छेड़ देता है तो बहुत ही आपातकालीन स्थिति बन जाती है, बहुत ही खतरे वाली स्थिति बन जाती है, और लोग इधर उधर भागने लगेंगे तो नाव पलटने का डर रहेगा और लोग डूबने लगेंगे। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें बच्चों कि जब भी आप नाव की सवारी करें, नाव टूटी फूटी ना हो, जीव जंतु ना ढोए जा रहे हों। आंधी पानी के समय नाव पर कभी भी सवार नहीं होना चाहिए, नाव से नदी पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अचानक बंटी उंगलियों से इशारे करते हुए बोला, वो देखो यहाँ लड़कियां भी फर्राटे से स्कूटर और कार चला रही हैं। अब ये लोग तो शहर में आ गए हैं और ये देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को, जबकि अपने गांव में तो साइकिल चलाने पर भी लोग लड़कियों को टोकते हैं। सीमा हैरानी से देखते हुए बोली, यहाँ लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी फुल पैंट, जीन्स, कमीज, कुर्ता, टी शर्ट पहने तथा हाथ में मोबाइल फ़ोन घुमाते नजर आती हैं, जबकि अपने गांव में लड़कियां फ्रॉक, सलवार, समीज सलवार और साड़ी ही पहनती है। बच्चों ये जो दोनों बच्चे हैं वो अपने गांव और शहर के पहनावे और आवागमन के साधनों की तुलना कर रहे हैं कि गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं और शहर में उन्हें क्या देखने को मिल रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है। चलिए आगे देखिए। बच्चों टिकट कटाकर सभी लोग प्लेटफॉर्म पर आ गए। थोड़ी देर में पटना हटिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के पास आकर रुकी। यात्रीगण रेलगाड़ी पर चढ़ने उतरने के लिए धक्का मुक्की करने लगे।
गाड़ी के अंदर बैठने के लिए थोड़ी देर तक अफरा तफरी मची रही। सीमा और बंटी लपक कर खिड़कियों के समीप बैठ गए। गार्ड बाबू के हरी झंडी दिखाते ही गाड़ी सीटी देते हुए चल पड़ी और गाड़ी के अंदर काफ़ी गहमा गहमी थी। आप चित्र में भी देख रहे हैं बच्चों कि ट्रेन पर सवार होने के लिए लोग कैसे धक्का मुक्की करते हैं। और देखिए यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो सभी बच्चे जो थे वो अंदर जाने के लिए बहुत मुश्किल से अंदर गए, कोशिश कर रहे थे और अंदर गए और जल्दी से उन्होंने खिड़की वाली सीट पर वो बैठ गए। और आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे होते हैं वो सब खिड़की के पास बैठना चाहते हैं, सारी दुनिया की चीज़ों को देखना चाहते हैं। हाँ, चलिए आगे देखिए। कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग अखबार पढ़ने में मशगूल थे। थोड़ी ही देर में काला कोट और उजला पैंट पहने टीटी जांच करने के लिए आए, है ना, टिकट जांच करने के लिए टीटी आए। और वो डिब्बे में आए। जिन लोगों के पास टिकट नहीं था उनसे टीटी ने 250 रुपये जुर्माना के साथ जहाँ तक उन्हें जाना है उतने रुपए लेकर टिकट बना दिए। बंटी यह देखकर दंग रह गया कि कुछ लोग बिना टिकट कटाए यात्रा करने की कोशिश करते हैं। वह जानता है कि यह एक अपराध है। बच्चों देखिए, छोटा सा बच्चा है बंटी और वो कितना ध्यान दे रहा है कि जो टिकट नहीं कटवाए हैं, जो टिकट जिन्होंने नहीं लिया, उन्हें यात्रा बिना टिकट के नहीं करनी चाहिए, ये अपराध है। आगे देखते हैं। देखिए, सीमा और बंटी के आसपास ही नीलम, पवन, परमानंद, रेनू, अर्चना, विक्रांत बैठे थे। कुछ ही पल में सबकी आपस में दोस्ती हो गई। नीलम ने कहा, हम लोग पटना घूमने आए थे। तो सीमा ने पूछा, पटना में आपने किन किन स्थानों को देखा? पवन बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ चिड़ियाघर घूमे, यहाँ बहुत तरह के पशु पक्षी हैं, साथ ही साथ गोलघर, पटना संग्रहालय भी देखने गए, जहाँ अनेक तरह की प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, हथियार, चित्र आदि रखे हैं। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं पटना ज़ू, पटना का चिड़ियाघर, और दूसरा जो चित्र है ये है पटना संग्रहालय का। जब भी आपको समय मिले आप भी अपने परिजनों के साथ या अपने स्कूल की टीम के साथ ज़रूर यहाँ आइए और ज़रूर यहाँ घूमने जाइए, क्योंकि जैसा कि आपने देखा यहाँ बहुत सारे चित्र, सिक्के और बहुत सारे ऐसे पुरातत्व यानी पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं, जिसको देखकर आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि कितने अच्छे से संभाल कर इन्हें रखा गया है। और पटना के चिड़ियाघर में बहुत सारे पक्षी, तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के जानवर, जीव जंतु आप जो जंगल में पाए जाते हैं आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखने जब जाते हैं तो सब लोग को बड़ा मज़ा आता है। नीलम बोली, हम लोगों ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर में जाकर अपना मत्था टेका, मतलब अपने सर को झुकाया। परमानंद, हम लोग गोल घर भी गए थे और गोल घर पर भी चढ़े थे, परमानंद कह रहे हैं। बातें करते करते वे लोग गया पहुंच गए। रेनू बोली, गया एक प्राचीन शहर है, यहाँ का विष्णुपद और मंगला गौरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहला जो चित्र है वो है गुरु गोविंद सिंह के जो जन्म स्थान है तख्त हरमंदिर साहब, वहाँ का ये चित्र है। दूसरा चित्र है पटना के गोलघर का, ये गोल है, देख भी रहे हैं आप, और इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। जब आप सबसे ऊपर पहुँच जाते हैं तो पूरा पटना बहुत वहाँ से साफ नज़र आता है, दूर दूर तक आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा जो चित्र है बच्चों, ये है विष्णुपद मंदिर जो गया में है, और गया में ही एक मंगला गौरी का ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसका ये चित्र है। चलिए आगे देखते हैं।
परमानंद ने कहा, गया से ही सटे बोध गया है, जहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया से गाड़ी खुली तो सूखी सी फल्गु नदी दिखाई दी, जिस पर बने पुल पर भारी गड़गड़ाहट के साथ गाड़ी गुजर रही थी। जंगल, पहाड़, पठार दिखने लगे थे। कोडरमा से गाड़ी आगे बढ़ी तो धरती पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई देने लगी। तो सीमा ने पूछा, यह क्या दिख रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? देखिए क्या था। गया से गाड़ी खुली और जो फल्गु नदी दिखाई दी है, और वहीं से ये चमकती हुई चीज़ क्या दिखाई दे रही है बच्चों? ये है, रेनू बोली, अबरख। कोडरमा में चमचमाते अबरख के खान भरे पड़े हैं। अचानक सीमा की नज़र एक ऊंचे पहाड़ पर पड़ी। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र में बच्चों, ये है अबरख। सफ़ेद सफ़ेद चमकती हुई चीज़ आपने देखा है ना, तो ये पहाड़ अबरख का है और अबरख बिखरे पड़े हैं यहाँ। चलिए आगे देखिए। तो एक पहाड़ पर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था। अर्चना बोली, यह पारसनाथ का पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। गाड़ी अब गोमो पहुंचने वाली थी। बच्चों, ये एक पहाड़ी पर बना मंदिर है। बहुत सारी सीढ़ियां हैं। जब आप इसको घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे, तो काफ़ी आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो गाड़ी तो गोमो पहुंच गई है। विक्रांत ने कहा, यह ऐतिहासिक महत्व की जगह है। सारे बच्चे इन सभी जगहों को घूम रहे हैं, साथ साथ हम लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। चलिए आगे देखिए। गोमो से गाड़ी खुली। रास्ते में पहाड़ी चट्टानों के बीच से होकर बहती दामोदर नदी दिखाई पड़ी। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ती हुई बोकारो पहुंची। तभी बंटी ने पूछा, यह चिमनियाँ कैसी हैं जिनसे धुआं निकल रहा है? तो विक्रांत ने कहा, बोकारो में इस्पात कारखाना है, ये चिमनियाँ उसी की हैं। बोकारो से गाड़ी खुली तो झालदा पहुंची। यहाँ कई यात्री चढ़े जो बंगला बोल रहे थे। बच्चों, आप चित्र में बोकारो स्टील प्लांट का चित्र देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। तो देखिए गाड़ी कहाँ पहुँच गई। बंटी की माँ ने कहा, झालदा पश्चिम बंगाल में है, यहाँ के ज़्यादातर निवासी बंगला बोलते हैं। गाड़ी अब रांची पहुँच चुकी थी। निशिकांत और इंदु उन्हें लेने आए थे। घर जाने के रास्ते में अलग ढंग से साड़ी लपेटे महिलाओं का समूह दिखाई दिया, जो अपनी भाषा में कोई गीत गा रही थीं। निशिकांत ने कहा, ये उरांव जनजाति की महिलाएं हैं। बच्चों, आप चित्र में भी देख रहे हैं कि इन्होंने जो साड़ी पहनी है, ये क्या आपकी माताजी इस तरह से साड़ी पहनती हैं? नहीं, ये तो अलग तरह से इन्होंने अपने परिधान को, साड़ी को लपेटा है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो आदिवासी जनजाति होते हैं, वो उनकी महिलाएं इसी तरह से अपने साड़ी को लपेटती हैं। और ये उरांव जनजाति की महिलाएं हैं। तो उन जनजातियों में बहुत सारे जाति होती है, तो उसमें ये जाति है उरांव। झारखंड में इनके अतिरिक्त बिरहोर, मुंडा, संथाल आदि जनजातियां भी रहती हैं। इनकी बोली भी अलग अलग है। उरांव कुडुख बोलते हैं, तो मुंडा मुंडारी, और संथालों की भाषा संथाली है। बच्चों, ये भाषा नहीं है, ये बोलियां हैं। मतलब कि वहाँ जो स्थानीय लोग जिस बोली को बोलते हैं, तो हम लोग उनको बोली कहते हैं, क्योंकि जो संथाल हैं वो संथाली बोली में बोलते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों की भाषा अलग अलग होती है, बोलियाँ, भाषा, है ना। तो जब वो
उस परिवेश में रहते हैं तो वहाँ के लोग उस भाषा को, उस बोली को बोलते हैं। देखिए, इंदु बोली कि झारखंड में इसके अतिरिक्त सादरी, नागपुरी और खोरठा भी बोली जाती है। तो ये सारी जो बोलियां हैं बच्चों, ये वहीं प्रचलित हैं और ये उन जनजातियों के द्वारा बोली जाती हैं। चलिए आगे देखिए। बंटी ने कहा, हमारे बिहार में भी काफ़ी भाषाई विविधता है। पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर में बज्जिका, दरभंगा, मधुबनी में मैथिली बोली जाती है, तो मुंगेर, भागलपुर में अंगिका, भोजपुर, रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन से जगह के लोग कौन सी बोली भाषा बोलते हैं। छुट्टियों में सीमा, बंटी ने सबके साथ रांची में भारी मशीन का कारखाना, कांके का पागलखाना, नेतरहाट और जोन्हा का जलप्रताप देखा। छुट्टियां बिताकर वे वापस घर लौटे और इससे वे बहुत खुश थे, क्योंकि सारे बच्चे छुट्टियों में बहुत सारी जगह घूमने गए थे और उन्होंने बहुत सारे जगहों की जानकारी इकट्ठी की थी। आगे देखिए। बच्चों, अगर आपको घूमने जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएंगे, बताइए। अब कुछ अभ्यास कार्य हैं जो हम लोग कर रहे हैं, तो आप जल्दी से बताइए कि अगर आपको घूमने जाना हो तो आप अपने साथ क्या क्या सामान ले जाएंगे। देखिए, क्या आप पहचान पत्र, कपड़े, दवाइयाँ, खाने की चीज़ें, बैग, फ़ोटो, ताला, चाबी ये सब लेकर जाएंगे? हाँ, जो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो आप उन सभी चीज़ों की सूची बनाएंगे और उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या यात्रा पर जाने से पूर्व हमें अपने सामानों की सूची बनानी चाहिए या नहीं? अपने मित्रों के साथ चर्चा करके बताइए। बच्चों, क्या आपने कभी अपने मित्रों से पूछा है यह बात कि कहीं जाने से पूर्व वो सूची बनाते हैं कि नहीं? या आपने कभी बताया है कि मुझे यहाँ जाना है, घूमने जाना है, तो मैंने बहुत सारे सामानों की सूची बनाई है? तो आप उनसे भी पूछिए और आप पूछ करके आप बताइए। देखिए, हाँ, हमें यात्रा पर जाने से पूर्व अपने ज़रूरत के सामानों की सूची अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि हम जब सूची बना लेते हैं तो कोई भी सामान घटता नहीं है, छूटता नहीं है, और उस सूची के अनुसार हम सामानों को रख लेते हैं और हम परेशानियों से बच जाते हैं। चलिए, आपने अब तक किन किन वाहनों को देखा? बच्चों, आपने इस कहानी में भी कई सारे वाहनों का जिक्र सुना, कई सारे वाहनों का नाम भी देखा। तो आप बताइए कि कौन से वाहन कहाँ कहाँ चलते हैं, और आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि पानी में कौन से वाहन चलते हैं, सड़क पे कौन से वाहन चलते हैं, और हवा में यानी आसमान में कौन से वाहन चलते हैं। तो पानी में तो मोटर बोट, जहाज, नाव, है ना, ये सारे पानी पर चलते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं मोटर बोट, जिस बोट में, जिस नाव में मोटर लगी रहती है, यानी कि उसे नाविक के द्वारा नहीं खेना पड़ता है ना। और जहाज जो होता है बच्चों, वो बोट और नाव से बड़ा होता है और इस पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सामान भी ये जहाज ढोता है। नाव जो है ये लकड़ी का बना हुआ छोटा सा होता है, ये इसे हम लोग बोट नहीं कहते हैं। ये कम सामानों को और कम लोगों को ढोने वाला होता है और लोग इसे नदी में मछली मारने के लिए या अन्य सामानों को लाने ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। ज़मीन पर तो बहुत सारे वाहन चलते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ लिखे गए हैं: कार, मोटरसाइकिल, टेम्पो, साइकिल, है ना, ट्रक, बस, ये भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं आवागमन के जो ज़मीन पर चलते हैं। हवा में
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़। तो और कौन कौन से साधन हैं, है ना? आवागमन के और साधनों के बारे में आप जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए। चलिए आगे देखिए। टीटी की तरह गार्ड और चालक की निश्चित वेशभूषा होती है, क्योंकि आपने देखा था कि टीटी क्या पहने थे, है ना? तो पता कीजिए कि उनके कपड़े कैसे होते हैं। या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया होगा, सवारी की होगी, तो आपने देखा होगा कि गार्ड और चालक जो हैं वो किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का ड्रेस पहनते हैं। तो ट्रेन के जो गार्ड हैं वो उजले कोट और फुल पैंट, दोनों उजले ही होते हैं, वो पहनते हैं गार्ड। और जो चालक होते हैं यानी जो ट्रेन चलाते हैं वो कमीज़ और फुल पैंट दोनों काले रंग के पहनते हैं। कभी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब सफ़र पे जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा कि ये कैसा रंग का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि आपने टीटी को देखा था। देखिए, आपके घर के निकट कौन कौन से देखने वाले स्थान हैं, यानी कि घूमने के लिए जाने वाले कौन कौन से स्थान हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो याद कीजिए और बताइए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बुद्ध मूर्ति पार्क, साइंस सेंटर, महावीर मंदिर, यह हमारे घर से निकट देखने वाले स्थान हैं, यानी कि घूमने जाने वाले स्थान हैं। चलिए आगे देखिए। बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना चाहिए क्या? बताइए, या अपने आसपास भी पूछताछ करके पता लगाइए इससे क्या हानि है। क्या बिना टिकट के सफ़र करना चाहिए? बताइए बताइए, क्योंकि आप जब भी कहीं ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको टिकट लेना ज़रूरी होता है। और अगर आप टिकट नहीं लेंगे तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है? क्या आप जानते हैं? देखिए क्या होता है। बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, यह अपराध है। आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जुर्माना नहीं भरने पर जेल भी भेजा जा सकता है। जुर्माना क्या होता है बच्चों? फाइन, दंड, है ना? मतलब आर्थिक दंड, यानी कि रुपया देना पड़ता है कि नहीं? तो कभी भी बिना टिकट ना तो बस की सवारी कीजिए, ना ट्रेन की सवारी कीजिए, और प्लेन में तो बिना टिकट के आपको कोई बैठने ही नहीं देगा। यानी हवाई जहाज़ में तो सबसे पहले टिकट की ही जांच होती है, उसके बाद ही आपको हवाई जहाज़ में बैठने दिया जाएगा। लेकिन ट्रेन और बस में तो लोग पहले बैठ जाते हैं और फिर टिकट दिखाते हैं। तो अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो बिना टिकट आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको क्या होगा? पैसा देना पड़ेगा, फ़ाइन के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा, और अगर जो नहीं दे पाते हैं तो उन्हें पुलिस पकड़ के जेल में भी डाल देती है। तो ऐसा कभी ना हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप बाहर घूमने जाएं तो जो निर्धारित शुल्क है उसे चुकाकर टिकट ज़रूर खरीद लें। बच्चों, आज आपने क्या क्या जाना? नाव की सवारी, है ना? बंटी के सफ़र में नाव की सवारी, ट्रेन की सवारी, और भी बहुत सारे वाहनों के बारे में देखा आपने कि कौन से वाहन कहाँ चल रहे हैं, और नाव की सवारी करते समय कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपने जाना। बच्चों, इसी तरह से आप कहीं भी कभी भी सफ़र में जाएं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान भी ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपदा हमारे साथ साथ चलती है। यानी कि जैसे ही आप थोड़े से लापरवाह हुए, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो आप हमेशा अपना ख्याल रखिए और सुरक्षा के नियमों का पालन कीजिए, और हमेशा जो सड़क पर चलने वाले नियम हैं उनके बारे में भी जानिए और उनका भी पालन कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे बहुत सारी नई जानकारियों के साथ, बहुत सारी गतिविधियों के साथ और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।